नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बेटी की कहानी से मैं आपको वाकिफ कराऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस बेटी की कहानी सुनेंगे तो आपके आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार ने जब खुद इस कहानी को पूरे दरबार में सुनाया तो वाकई खुद तो रोने ही लगे, बाकी सभी जो है वहां पर उपस्थित हुए लोगों के आंखों में आंसू आ गया। इसलिए इस बेटी की कहानी आप अवश्य पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। किसी ने सच ही कहा है कि बेटी के बारे में, बेटी बनकर के आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में। ये रीत रब ने क्यों बनाई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल तू पराई होगी। दे के जन्म पाल पोस करके जिसने हमें बड़ा किया और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। अरे ये रिश्ता हमारा इतना अजीब क्यों होता है, क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है। तो बस आज की ये जो एक बेटी की कहानी है, मैं इस कहानी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग उस बेटी की कहानी को शुरू ही कर लेते हैं। तो एक बार की बात है कि एक किसान और उस किसान की इकलौती एकमात्र बेटी, किसान की पत्नी, छोटा सा परिवार मात्र 3 लोगों का था। वह किसान के पास थोड़ी सी कुछ खेत जमीन थे, उससे वह खेती करता और अपने बेटी का, अपने परिवार का भली बात अच्छे से पालन पोषण करता। उसकी बेटी बहुत ही संस्कारी थी। वह बेटी जैसे जैसे बड़ी हुई संस्कार तो जानती ही जानती थी। भगवान की पूजा पाठ करना, बड़ों का आज्ञा का पालन करना, हर तरीके से किसी प्रकार की कोई जो गलत काम नहीं करती थी। वह पढ़ाई लिखाई में भी ठीक थी, साथ ही साथ भगवान ने गजब को उसको सुंदरता दिया था। काश कोई भी इसे देखता तो मोहित हो जाता। वो लड़की जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी रूप सुंदरता निखरता गया, कोई भी देखता तो उसका दीवाना हो जाता। लेकिन उसने कभी सुंदरता का अपनी नाजायज फायदा नहीं उठाया। वह माँ बाप की कभी बातों की अवहेलना नहीं की। जो बात उन्होंने कहा सब चीज किया, जैसे जैसे कभी किसी बात से बुरा नहीं। वह माँ बाप भी अपनी बेटी का हर ख्वाहिश पूरा करने के लिए हर कोशिश करते थे। और इस तरीके से उस किसान की पत्नी और बेटी का बड़ा ही जो सुखमय परिवार चल रहा था। लेकिन जब वह बेटी बड़ी हो जाती है और बेटी जब पढ़ाई भी करने जाती स्कूल में, तो एक बार जब वो लड़की स्कूल से पढ़ाई करके वापस लौट रही थी तो उसकी सुंदरता को देख करके एक लड़का मोहित हो जाता है। वह उसके पीछे यूं ही लट्टू जैसे चक्कर लगाने लगता। घर जाती तो घर तक आता, फिर से चला जाता, स्कूल में इंतजार करता, हर तरीके से उसका पीछा करने लगा। और एक दिन हद ही हो गई उसका पीछा का। वह सोचा क्यों ना आज हम तो इसे प्रपोज ही कर देते हैं। और वह लड़का जैसे ही वह स्कूल से निकलती है और आधे रास्ते में उस लड़की का रास्ता रोक करके कहता है कि देखो मैं तुम्हें 3-4 दिनों से लगातार तुम्हें फॉलो अप कर रहा हूं, क्या तुम इसका मतलब नहीं समझती हो। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता है कि आप क्यों फॉलो करते हैं, क्यों मेरा पीछा करते हैं। अरे मैं तो बस पढ़ने आती हूँ, पढ़ करके चली जाती हूँ। वो लड़का खुलेआम प्रपोज कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, मैं तुझसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की कहती नहीं नहीं, हम किसी प्यार के जाल में नहीं फंसना चाहते हैं। अगर आपको मुझसे शादी ही करनी है तो आप मेरे घर पर जाकर के मेरे मम्मी पापा से बात करिए, अगर उन लोगों को खुशी होगी तो बस मैं आपसे शादी कर लूँगी, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। वो लड़का अपने घर पर आता है, चूंकि वह एक सेठ का लड़का रहता है, आता है और अपने घर पर अपने माँ बाप से कहता है कि पापा मम्मी देखे ना, मेरे को एक लड़की पसंद आ गई, बहुत ही खूबसूरत है, और जब आप उसे देखेंगे तो वास्तव में आप भी मोहित हो जाएंगे। मम्मी उसमें हर तरीके से गुण भरे हुए हैं, खाना पीना, बड़ों की बात मानना, पढ़ने में भी हर तरीके से वह टैलेंट है। मम्मी आप एक बार उससे बात करो ना, मम्मी मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। बस वह सेठ और सेठ की पत्नी अपने बेटा के बातों में को मान करके उस लड़की के घर पर जाते हैं। वाकई जब सेठ और सेठ की पत्नी ने भी उस लड़की के गुणों को देखा, उस लड़की को देखा, तो वे सब भी मोहित हो गए। उसने फैसला कर ही लिया कि हाँ यह मेरे बेटे की से शादी करने लायक है। हाँ थोड़ी सी गरीब है,
लेकिन कोई बात नहीं है, इसके पास जितना ये सब कुछ है, इसके अंदर जो गुण है, इतनी अच्छी बहू मुझे कहाँ मिलेगी। वह उस किसान से, वह सेठ जाकर के बात करते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ, आपकी बेटी को मेरा लड़का बहुत ही पसंद करता है। उस किसान ने कहा कि आप तो इतने अमीर, इतने पैसे वाले, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में कैसे कर सकता हूँ, ये ऊंच नीच का रिश्ता नहीं हो सकता। तो उस बाप ने कहा, उस सेठ ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल ही परी जैसे रखूंगा, किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं दूंगा। और इस तरीके से वह किसान भी अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर से उन दोनों सेठ का बेटा और इधर किसान की बेटी की धूमधाम से अच्छे से शादी हो जाती है। वह किसान कुछ कर्जे मन्नी लेकर के अपनी बेटी की शादी जितना बेहतर से हो सके वह अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। बेटी शादी होने के बाद वह सेठ के घर जाती है। जब सेठ के घर जाती है तो पूरा घर बड़ा सा, उतना बड़ा घर तो उसने कभी देखा नहीं। घर पूरा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, घर में हर तरीके से व्यवस्था, नौकर चाकर, हर चीज का व्यवस्था था। वहां पर उसके घर में, उसके ससुराल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह भी अपने सास से थोड़ी डरती थी कि मेरे पापा, मेरी मम्मी गरीब हैं, कहीं किसी बात पर मेरी सास माँ मेरे को ताना ना मार दे, जिसकी वजह से घर का हर काम बड़े ही बारीकी से, नियम से, हर तरीके से करती थी। कोई भी चीज़ करना होता तो पूछ करके करती थी, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो सास तुरंत जो ताना मारना शुरू कर देती, बाप को भी बोलना शुरू कर देगी, वह मेरी गरीबी का जो है अपमान करना शुरू कर देंगे। इसलिए वह बहू अपने जानते हुए किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करती थी। चूंकि वहां पर एक सिस्टम था कि जब दिवाली का त्यौहार आता है तो दिवाली के त्यौहार में उसके मायके से, माँ बाप के घर से कुछ शगुन के तौर पर मिठाइयाँ भेजे जाते हैं। तो उस बेटी ने अपने पापा को फ़ोन लगाई, मम्मी को फ़ोन लगाया और पूछी कि पापा इस बार दिवाली में पहली बार दिवाली पड़ी है और हम अपने घर पर आए हैं, शादी के बाद जो बेटी के घर पर शगुन भेजा जाता है, आप क्या भेजेंगे, मिठाइयाँ भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। उस मम्मी ने कहा बेटी अवश्य मिठाइयाँ तो जाएंगे, लेकिन बेटी चूंकि तुम्हारी शादी में लगभग 3-4 लाख रुपए कर्जे हो गए हैं और इतना कर्जा हो गया है, मेरे पास पैसे के एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं किसी तरीके से कोशिश करके ज़रूर कुछ ना कुछ तो भेजूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कोई जो है पैसा नहीं है, किसी से उधार मांगने पर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर्ज ले चुके हैं। तो उस बेटी ने कहा माँ कोशिश करना, लेकिन ये शगुन जरूर भेज देना। तब तक जो है बात कर ही रही थी, तब तक कुछ समय बाद जो है उसकी सास माँ उसके पास में आ जाती हैं और कहती कि बहू देखो इस बार दिवाली आ रही है और दिवाली में हमारे घर पर ढेर सारे मेहमान आएंगे, काफ़ी रिश्तेदार भी आएंगे, बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सज्जन व्यक्ति भी आएंगे, और उन सभी लोगों को जो तुम्हारे घर से शगुन की मिठाइयाँ आएंगी न इस बार के दिवाली पर, उन सभी लोगों को तुम्हें मिठाई खिलानी होगी, क्योंकि शगुन का मिठाई सबको खाना होता है। उसने कहा हाँ माँ कोई बात नहीं, पापा मम्मी शगुन की मिठाई भेज देंगे और सबको मिठाई अच्छे से मिलेगी, घबराइए नहीं, मेरे मम्मी पापा जो ढेर सारी मिठाइयाँ भी देंगे, सबको जो मिठाई दिया जाएगा। और वह सास अपनी बहू से कह करके शगुन वाली मिठाई की बात करके वो तो चली जाती है। तब तक जो है उसकी माँ शाम को फोन करती है अपनी बेटी से बात करने के लिए, और उसकी माँ कहती कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारे शगुन के लिए 1000 रुपये का व्यवस्था हो चुका है, किसी से मांगने पर मेरे को मिला है, और उस 1000 रुपये में जितनी मिठाई 4 किलो 5 किलो होगी तो बस किसी तरीके से 5 किलो मिठाई तुम्हारे घर पे अवश्य ले जाएंगे शगुन के तौर पर। तो उस बेटी ने कहा मम्मी 5 किलो, अरे 5 किलो में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, और उनको कैसे हम मिठाई देंगे, कैसे आखिर शगुन का मिठाई कैसे दिया जाएगा। सास माँ ने ऐसी ऐसी बातें कही है। उसने कहा बेटी देखो इतना का ही व्यवस्था हो पाया, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 50 किलो 100 किलो मैं मिठाइयाँ भेज सकूँ। तो उस बेटी ने कहा कि माँ तो वैसे अगर ऐसी बात है तो इससे अच्छा आप जो है शगुन की मिठाइयाँ ही मत भिजवाइए, मैं यहाँ पर हैंडल कर लूँगी, सास माँ से कह दूँगी कि पापा का तबीयत खराब था, मम्मी का तबीयत खराब था, और इस वजह से वे लोग जो है शगुन की मिठाई नहीं भेज सके। लेकिन उस माँ ने कहा नहीं बेटी,
इस बार की दिवाली जो पड़ी है, पहली बार ही दिवाली पड़ी है तुम्हारे शादी के बाद में, और इस बार दिवाली का अगर शगुन का मिठाई नहीं जाएगा तो कभी नहीं जा पाएगा। इसलिए शगुन का मिठाई तो जाएगा ही जाएगा। जितना मेरे पास हैसियत है, जितना औकात है, अपनी क्षमता के अनुसार मैं तो तुम्हें शगुन की मिठाई भेजूंगी ही भेजूंगी। और बेटी कहती है, माँ मत भेजो, बहुत बड़ा अपमान होगा, मेरे पापा का अपमान होगा, मेरी मम्मी का अपमान होगा, मेरी मायके का अपमान होगा, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। उस माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, मैं तो भेजूंगी, बाकी तू उधर को हैंडल कर लेना। बस ये बात कर करके फोन कट जाते हैं और दिवाली आ जाती है। उसके घर से शगुन की मिठाई भी आ जाती है। लेकिन जब दिवाली जिस दिन रहती है, जिस दिन शगुन का मिठाई बांटने वाला होता है, उस दिन वह देखती है ऊपर छत पर से कि बरामदे में इतने सारे लोग आते जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग, इतने धनी, इतने सेठ, रिश्तेदार, गांव के सज्जन व्यक्ति, हर प्रकार के व्यक्ति, जो पुरुष महिलाएं आ रहे, लोग चाय पी रहे हैं। वह बेचारी समझ नहीं पाते कि इतने सारे लोगों को 5 किलो बस मिठाई में किस किस को मैं दूंगी। क्या हाल होगा। आज तो मेरी सास मेरी पूरा इज्जत ही ले लेंगे, मेरी मम्मी पापा का इज्जत ही लूट जाएगी। मैंने अपने मम्मी से बोला था मत भेजो मत भेजो मत भेजो, लेकिन वह भेजी भी तो 5 किलो, और 5 किलो में मैं किसको दूंगी किसको नहीं दूंगी। बेचारी ये सोच करके बार बार कभी कमरे में जाती, कभी बरामदे में आती, तो दरवाजे से देखती, तो खिड़की से देखती, छुप छुप के देखती कि कितने लोग आ रहे, कितने लोग जा रहे, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। बस उसके मन में एक ही सवाल कि आज तो मेरी सास माँ मेरी खूब मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा ही देंगे। आज क्या होगा भगवान ही जाने। वह जो बेटी अभी इधर उधर चिंता के मारे चल फिर रही थी, तब तक सास ने बुला ही दिया, बहू अरे सुन रही हो, अरे देखो ना नीचे सारे के सारे लोग आ चुके हैं, तुम आओ। वह बहू जब नीचे उतर कर आती है तो सास में अपनी बहू से कहती कि देखो बहू, अब जितने भी मेहमान हैं, जो सज्जन व्यक्ति, जो सेठ महाजन है, सारे के सारे लोग देखो लगभग आ चुके हैं, और इन लोगों को मिठाइयाँ तुम्हें ही खिलानी होगी। जो तुम्हारी शगुन की मिठाइयाँ ही ना, आप जाओ और उनमें से लेकर के मिठाइयों को खिला दो। तो बहू ने पूछा कि आखिर शगुन की मिठाई कहाँ रखी है। सासू माँ ने बोला कि उसी कमरे में रखी है, आप जाओ वहां से ले लो। बहू बेचारी मन ही मन सोच रही थी कि बस 5 किलो मिठाई में मैं किसको किस तरीके से दूंगी। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी मिठाई आधा आधा तोड़ करके अवश्य सबको जो थोड़ा थोड़ा बांट दूंगी। मन में ये सब सोच करके वह जाती है, उस कमरे का दरवाजा खोलती है, और जब उस कमरे का दरवाजा खोलती तो देखती तो बिल्कुल अचंभित ही रह जाती है। वहां पर देखती है तो कई सारे मिठाई के डब्बे वहां पर लगे हुए हैं, और उनमें से एक एक डब्बे में से जो मिठाइयाँ लेती है और लोगों को वो बांटना शुरू कर देती, लोगों को खिलाना शुरू कर देती है। लेकिन वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरी माँ ने तो बस 5 ही किलो कहा था मिठाई बांटने के लिए, माँ ने तो मुझसे बड़ी झूठ बोली है। अभी बस मैं इन लोगों को पानी पिला लेती हूँ, तब जाकर के मैं अपनी माँ को मैं बताती हूँ मेरे को झूठ क्यों बोली। पापा ने भी मेरे से झूठ बोला, भिजवाना था तो भिजवा दिए होते, लेकिन मेरे से झूठ क्यों बोला। जैसे ही पानी पी करके लोगों को मिठाइयाँ खिला करके भगे भगे अपने कमरे में जाती, तुरंत जो है अपने मम्मी को फोन करती, कॉल करती है, मम्मी आखिर तुमने मेरे को झूठ इतना क्यों बोला। अरे जब भेजना था मिठाई तो इतनी सारी मिठाइयाँ भेज दी, लेकिन तुम क्यों करे थी 5 किलो मिठाई भेजने को, तुमने तो इतनी सारी मिठाइयाँ भेजी। मम्मी ने कहा बेटी मैंने तो 5 ही किलो मिठाई भेजी थी। तो पहले के जमाने में जो मिठाइयाँ, चाहे कोई भी शगुन का कार्य होता था, हजाम ले जाते थे, नाव ले जाते थे। तो मम्मी ने कहा मैंने तो नाव से जो है हजाम था उससे 5 ही किलो मिठाई भिजवाया। तो वहीं पर बगल में पापा भी बैठे हुए थे। बेटी ने कहा अरे पापा को फोन दीजिए, मैं जरा उनसे भी बात करूं, उनसे पूछूं। तो उसने भी पापा से पूछा कि पापा ने कितनी मिठाई भेजी थी। पापा ने भी कहा मैंने तो 5 ही किलो मिठाई भेजी। तो उसने कहा तो नाई से पूछो, नाई से भी पूछवाया, मम्मी से पूछी, पापा से पूछी, हजाम से पूछी, सबसे पूछी, तो सब लोगों ने यही कहा मैंने तो 5 ही किलो मिठाई भेजी थी। तो बेचारी मन ही मन बड़ा ही संकोच में थी, आखिर मिठाई आई तो आई कैसे। शाम का समय हुआ, वह बहू जो है अपने सास माँ के कमरे में जाती है, सोने का वक्त होता है, तो वह उनका पैर दबा रही थी। और पैर दबाते वक्त वह बहू जो है डरते डरते अपने सास माँ से पूछती कि मम्मी जी एक बात पूछे तो आप नाराज नहीं होंगी। तो सास माँ ने बोला कि नहीं बेटी
जो पूछना है पूछो, एक घर तुम्हारा है। अब तुम इस घर में हो तो किसमें कौन सी डरने की बात है। जो पूछना है पूछो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। सास माँ से वह बहू पूछती कि माँ, मेरे मम्मी पापा ने तो इस शगुन की मिठाई तो बस 5 ही किलो भेजे थे, लेकिन उसमें से आखिर मैंने जब देखा तो 100 डब्बे मिठाई के आखिर ऐसे कहाँ से आ गए। उस सास माँ ने जो जवाब दिया ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा। सास माँ ने कहा, बेटी तुम तो अपना घर छोड़ दी हो ना, और तुम मेरे घर पर आ गई हो और बहू हो। तुम्हारी माँ वहां पर एक बैठी हुई और मैं भी यहाँ पर हूँ, एक माँ ही माँ। अगर वह माँ तुम्हारे लिए 5 किलो मिठाई भेज सकती हो, जो तुम अपने माँ को छोड़ दी हो, और आज तुम मेरे घर में रहती हो, मेरे सारे घर का काम काज करती हो, क्या यह माँ तुम्हारे लिए 95 किलो मिठाई की और एडजस्टमेंट नहीं करा सकती है क्या? मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। उसका तो घर छोड़ करके चलिए तो वह 5 किलो व्यवस्था करा सकती है, मैं क्या 95 किलो नहीं व्यवस्था करा सकती? मेरी जो बहू है, बहू की इज्जत नहीं होती है क्या? मैंने बस बेटी 5 ही किलो उन लोगों ने भेजा था, लेकिन मैं तो अपने तरफ से 95 किलो मिला करके 100 किलो ऐड करके और बस सारे के सारे मेहमानों को, गेस्ट को, अतिथियों का बस शगुन की मिठाइयों से स्वागत करा दिया। बहू, तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, और मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसे ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे घर का सारे काम का जो तुम संभाल लियो, मेरे को 1% अब चिंता ही नहीं रहती। तो मैं क्या तुम्हारे हित के बारे में नहीं सोच सकती हूँ क्या? ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। तुम अपना घर छोड़ कर रहे हो। वह जो है बहू के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि ऐसी सास माँ, अरे मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, एक माँ को मैंने छोड़ी हूँ तो एक माँ को मैं पा गई हूँ। भला मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस घर में अगर ऐसी सास माँ का रिश्ता रहे, ऐसी सास जो है अपने बहू के बारे में सोचे, तो भला उस घर में चूल्हों का बंटवारा कैसे हो सकता है? उस घर में सास बहू में झगड़ा कैसे हो सकता है? अगर एक सास जो है अपनी बहू को बेटी जैसे माने और वही बहू अपने सास को अपनी माँ जैसे माने, तो भला उस घर में कभी सास बहू में झगड़ा कैसे हो सकता है? और आजकल यही होता है हमारे समाज में, सास बहू में मेल नहीं खाता। क्यों? सास जो अपने बहू को बेटी जैसे मानती ही नहीं। बहू थोड़ी सी गलती करती है तो बस चुगलाखोरी करना शुरू। वही जो बहू का भी हाल होता है, अपने सास को अपनी माँ जैसे नहीं मानती है। अपने जो मायके में माँ को माँ समझती, इधर सास माँ को जो पराये जैसे समझते है। सास माँ ने थोड़ी सी गलती की तो बुढ़िया बुढ़िया कह करके शुरू हो जाती है। क्या ऐसा भी होता है क्या? मेल जो है दोनों तरफ बनाने से होता है। इसलिए सास और बहू का ये रिश्ता अगर इस तरीके से रहेगा तो उनके जीवन में कभी वैसे घर में कभी कलह नहीं हो सकते। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कहानी के माध्यम से अवश्य आपके जीवन में हमें घर परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए, जरूरी सीखने को मिला होगा। आप अपना रिप्लाई, आप अपना आंसर, आप अपना जवाब जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर से एक ज़बरदस्त कहानी और एक ज़बरदस्त ज्ञानवर्धक बातों को लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।